बाल को नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। बायोस्टैटिक्स वाली यूनिट को पढ़ रहे हैं अपन, और इस यूनिट के अंतर्गत आज अपना लास्ट वीडियो होगा। इसका परिचय, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये लास्ट टॉपिक होगा जिसको आज अपन करेंगे कंप्लीट। इसके बाद बायोस्टैटिक्स जो फर्स्ट ग्रेड लेवल पर है, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या फिर आपके सेकेंड पेपर बायोलॉजी हो, वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पेपर में क्या टॉपिक है? इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, बताता हूँ अर्थ। सेकंड पेपर में क्या है? टेबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, हिस्टोग्राम, पाइग्राम, बार और लाइन ग्राफ। देखो क्या चीज होती है, आंकड़ों का संग्रहण करना। जब स्टैटिस्टिक्स की बात आती है, सांख्यिकी की बात आती है, जैव सांख्यिकी की बात आती है, तो अपने को चाहिए आंकड़े, अपने को चाहिए डाटा। डाटा क्या होते हैं वो पढ़ेंगे एक तो। उसके बाद में उन डाटा को कलेक्शन कर लिया, एकत्रण कर लिया। यहां पर डाटा का कलेक्शन, डाटा का एकत्रण, डाटा आपने इकट्ठे कर लिए। भाई क्लास में बच्चों के इतने नंबर आए, तो आपने क्या, अपन लिस्ट बनाते हैं, विज्ञान में इतने आए, गणित में इतने आए, हिंदी में इतने आए, तो पहले टेस्ट में इतने आए, इतने परसेंटेज रिजल्ट रहा, बच्चों के अधिकतम इतने आए, कम से कम इतने आए, इतने बच्चे पास हुए, इतने बच्चे फेल हुए। क्या है, अपन डाटा एकत्रित कर रहे हैं। डाटा एकत्रण करने के बाद उनको क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं कि किस प्रकार से उसका रिजल्ट आ रहा है। इतना परसेंट रिजल्ट रहा, इतने प्रतिशत पास हो गए, इतने प्रतिशत फेल हो गए, ये सब प्रेजेंट करें। प्रस्तुतिकरण जिसको बोलते हैं, वो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। यही एक पॉइंट समझ लो, देखो बात बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएगी। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो मुख्य 3 बिंदु हो सकते हैं। या तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण आप क्या करो, डायग्राम बना के करो। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या करो, डायग्रामेटिकली करो, चित्रात्मक रूप से आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करो। उसको बोलते हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। दूसरा होता है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण आप ग्राफ बना के करो, उसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। और तीसरा है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण अपन टेबल बना के करते हैं, उसको बोलते हैं टेबुलेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में फर्स्ट पेपर में ये दे रखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो इसको फोकस करना है। लेकिन सेकंड पेपर के अंदर ये और ये दोनों दे रखे हैं। अब छोटा सा टॉपिक बचता है डायग्रामेटिकली, तो ये थोड़ा और बढ़िया समझ में आ जाएगा, इसलिए अपन इसको भी पढ़ेंगे। और जब चूंकि नाम दे रखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है, तो यहां पर देखो फिक्स दे रखा है टेबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और यहां पर दे रखा है केवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो यहां पर ग्राफिकल को अलग से बता रखा है, तो अपन डायग्राम और ग्राफिकल और टेबल तीनों प्रकार के डाटा को कैसे प्रस्तुत करते हैं ये पढ़ेंगे अपन। क्लियर है? अपन एक टॉपिक ये पढ़ेंगे कि डाटा क्या होते हैं, डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं, फिर डाटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं, ये वाली बातें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। अब देखो, आंकड़े की जहां तक बात आती है, डाटा की जहां तक बात आती है, तो अपन ऐसे कह सकते हैं, जनगणना कोमा सर्वे या अन्य किसी विधि द्वारा संख्यात्मक या तुलनात्मक, संख्यात्मक कोमा तुलनात्मक और समरूपता लिए हुए कलेक्शन को कलेक्ट की गई सूचना डाटा कहलाती है। मतलब जनगणना, सर्वे, अन्य किसी माध्यम से संख्यात्मक, तुलनात्मक और समरूपता, 3 बातें याद रखो। मतलब जो आंकड़े आ रहे हैं ना, उनके अंदर या तो क्या होगी, या तो तीनों चीजें होंगी, तीनों में से कोई एक, तीनों में से एक भी नहीं होगा ना, इसका मतलब उसको डाटा नहीं बोल सकते। तीनों में से एक भी नहीं तो उसको डाटा नहीं बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल, सोवन ईमानदार है, ये डाटा नहीं है, आंकड़ा नहीं है ये, क्योंकि ना तो इसमें संख्या है, ना कोई तुलना हो रही है, ना कोई समरूपता है। डाटा क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल, राम के
10th बोर्ड में 90% आए संख्या। दूसरा क्या हो सकता है, राम के, हालांकि संख्या है, तुलनात्मक और समरूपता नहीं है, लेकिन संख्या तो है। राम के विज्ञान में 96 तथा श्याम के हिंदी में 95 नंबर आए। तुलना तो है, पर तुलना समरूप लिए नहीं है। इसमें विज्ञान की बात बता रहा है, यहां पर हिंदी की बात बता रहा है, लेकिन तुलना जरूर है, इसलिए क्या है, ये डाटा है। 3 नंबर पर अब बात आएगी समरूपता के, कि राम के 92% आए, 90% आए, वह श्याम के भी 90% आए। ये तुलना हो गई और समरूपता भी होगी। बात दोनों की परसेंटेज की बात हो रही है। चाहे हो सकता है यहां पर मान लो 92% आए, कि राम के 90% आए और श्याम के 92% आए। क्या है, संख्या भी है, तुलना भी है और समरूपता भी है। समरूपता का मतलब एक ही चीज की बात हो रही है। यहां मैं लिखता ना, राम के विज्ञान में 96 और श्याम के विज्ञान में 95 आए, इसका मतलब तुलना भी है और समरूपता भी है। ये अगर ये चीजें है ना, मतलब कहने का मतलब तीनों में से कोई एक नहीं होना, इसको तो अपन आंकड़ा नहीं कह सकते, उसको अपन डाटा नहीं कह सकते, उसको अपन आंकड़े की फॉर्म में नहीं बता सकते। चलो आंकड़ा क्या हुआ, समझ में आई बात। अब आंकड़ों से संबंधित कई सारी चीजें होती है, डाटा से संबंधित कई सारी चीजें होती हैं। आपको डाटा की जो प्रोसेसिंग करनी पड़ती है ना, तो कुछ क्रम से चीजें करनी पड़ती है। देखो, सबसे पहले क्या करना, डाटा की पहचान करना, कि अपने को किस प्रकार से कैसे डाटा इकट्ठा करने हैं। 2 नंबर पर क्या करना, आप डाटा का कलेक्शन करना, डाटा का संग्रहण करना। ठीक है जी। 3 नंबर पर डाटा का प्रस्तुतिकरण, या ऐसा बोले तो प्रेजेंटेशन। जब डाटा आपके पास में आ गए तो डाटा का एनालिसिस, विश्लेषण। कुछ चीजें और होती हैं, पर मेन अपने सिलेबस में 2 ही चीजें हैं, कि डाटा का कलेक्शन, संग्रहण करना और डाटा का प्रस्तुतिकरण करना। अब जो प्रस्तुतिकरण है ना, ये प्रस्तुतिकरण में उसका वर्गीकरण करते हैं, डाटा का वर्गीकरण के तहत है, फिर उसको ग्राफ से बताएं या टेबल से बताएं या फिर आपके डायग्राम से बताएं, वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब ये जो आंकड़े हैं, वो आंकड़ों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। जो डाटा है, उन डाटा को आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो, और डिवीजन क्या हुआ, एक होते हैं प्राथमिक डाटा, प्राइमरी डाटा, और एक होते हैं सेकेंडरी डाटा, द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े नाम से पता चल रहा है, प्रथम बार व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा संग्रह या संगठित। पहली बार व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा क्या किया गया, इसका इकट्ठा किया गया, ये प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। डायरेक्ट, मौखिक अनुसंधान विधि हो सकती है, जिसमें एक साक्षात्कार भी होता है, इंटरव्यू होता है ना, एक प्रकार है इनके प्राथमिक के। क्या क्या तरह से इकट्ठे कर सकते हैं प्राथमिक आंकड़े? 2 इनडायरेक्ट, मौखिक अनुसंधान विधि। इनडायरेक्टली कोई डाटा इकट्ठा किया जाए, मौखिक रूप से पूछ पाछ के। 3 नंबर पर प्रश्नावली, मौखिक अनुसंधान विधि। ठीक है। और 4 नंबर पर अनुसूची, मौखिक अनुसंधान विधि।
ये अधिक रिलायबल होते हैं, अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि सीधे सीधे लिए गए हैं, इनमें कोई गलती होने के चांसेस नहीं है। आपने किसी से सीधे सीधे किसी घर में गए जनगणना के दौरान और आपने पूछा कि भाई आपके कितने बच्चे हैं, पति क्या करते हैं, क्या उनकी उम्र है, ये सब आपने आंकड़े लिए, इसका मतलब ये अधिक विश्वसनीय आंकड़े हैं। ये डायरेक्टली पूछा गया मौखिक विधि से, इनडायरेक्टली पूछा गया मौखिक विधि से, प्रश्नावली भरवाई गई, आपने एक फॉर्मेट बना दिया कि भैया इसको भरो। तो प्रश्नावली और अनुसूची में दोनों में फॉर्मेट होता है, एक आपने फॉर्मेट बना दिया और कि इसको फिल करना है। अब एक होती है प्रश्नावली और एक होती है क्या, अनुसूची। प्रश्नावली जो होती है सूचनाएं देने वाला भरता है, आप जिसके घर पे गए उसको दे दिया आपने पेपर, वो खुद भर के दे रहा है आपको, क्योंकि सूचना देने वाला है वो। और अनुसूची में आप लेके गए पेपर और आपने खुद नहीं भर लिया, पूछते गए उसको बताता गया और आप भरते गए। यहां पर सूचनाएं लेने वाला भरता है। ये क्या हो गए, प्राइमरी डाटा हो गए, प्राथमिक आंकड़े हो गए। आई क्या बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। किसी अनुसंधानकर्ता रिसर्चर के द्वारा प्राइमरी डाटा के आधार पर तैयार किए गए डाटा जो प्रकाशित या अप्रकाशित स्रोतों से हो सकते हैं। प्रकाशित का मतलब पेपर में आ गया, कोई जनगणना आ गई पेपर में, फिर आपने नोट कर लिया, या पहले कोई लेके आया फिर उसको दिया छापने के लिए, तो अगला छाप रहा है, तो जो छाप रहा है ना उसको पहले से कोई कलेक्ट करके लाके दे रहा है, तब वो क्या कर रहा है, छाप रहा है। तो पहले से क्या है, वो पब्लिश्ड डाटा है। कोई अप्रकाशित, तो प्रकाशित दो प्रकार के स्रोत हो सकते हैं। प्रकाशित का मतलब कहाँ प्रकाशित हुए हुए हैं, कोई भी गवर्नमेंट है, कोई नॉन गवर्नमेंट है, कोई न्यूज़ है ना, समाचार पत्र हैं, इनमें कहीं ना कहीं वो क्या हो चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं डाटा। और इसी प्रकार से अप्रकाशित डाटा भी पब्लिश नहीं हो चुके, केवल इनमें है वो अवेलेबल। तो ये सब डाटा हैं वो कहलाते हैं क्या, सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं। परंतु सारे के सारे जो डाटा है ना वो आ गए, प्रेजेंट हैं, आंकड़ों की फॉर्म में ही हैं, लेकिन क्या है, अभी उलझे हुए हैं। ये सारे आंकड़े अभी डाटा, रो डाटा हैं, और इनको क्या कह सकते हैं, ये उलझे हुए हैं। जैसे मान लो जनगणना हो रही है, किसी गांव की हो रही है, किसी मोहल्ले की हो रही है, तो एक जना गया, उसने पूछा कि भैया आपके घर में कितने सदस्य हैं, इतने से उतने उम्र के कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, ये सारी बात जो जनगणना में आवश्यक है उसने कागज पे नोट कर लिए, प्राथमिक आंकड़े हो गए। ऐसे करके पूरे मोहल्ले की इकट्ठे कर ली और वो ले जाकर उसने जहां भी जमा करवाना था जमा करवा दी। उसके आधार पर फिर क्या बन गई, उनकी टेबल या ग्राफ या जो भी, मतलब ये आंकड़े पब्लिश करने हैं। लेकिन अब ये आंकड़े क्या हैं, एक तरीके से रो डाटा हैं, इनके अभी कोई तारतम्यता नहीं है। इनको आप पढ़ोगे तो नहीं समझ सकते अब कितने परसेंट पुरुष हैं, कितने पुरुषों पर महिलाएं हैं, पढ़े लिखे कितने प्रतिशत हैं, किस उम्र तक के पढ़े लिखे हैं, कितने ड्रॉप आउट हैं। ये सारे की सारी बातें आपको नहीं पता चलेंगी कब तक, जब उनको आप कोई ग्राफ या टेबल या फिर डायग्राम के रूप में प्रस्तुत नहीं करोगे। तो इनको प्रस्तुतिकरण करने के लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये इस प्रकार से डाटा होते हैं, वो रो होते हैं, वो कच्चे होते हैं, उनसे आप कोई चीज का सारांश नहीं निकाल सकते। तो सारांश निकालने के लिए अब 3 प्रकार के मुख्य तरीके हैं जिसके आधार पर डाटा को व्यक्त किया जा सकता है, और तीनों को अपन एक एक करके देखते हैं। पहले नंबर पर है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। 3 प्रकार के डायग्राम बनते हैं मुख्यतः। पहला 1 डायमेंशनल, दूसरा 2 डायमेंशनल, और तीसरा 3 डायमेंशनल। एक विमीय चित्र, द्विविमीय चित्र और त्रिविमीय चित्र, इस प्रकार से ये डायग्राम बनते हैं। देखो एक विमीय चित्र है, इसके अंदर पर देखो
एक नंबर पर लेते हैं लीनियर, रेखीय। सीधा सीधा क्या है, रेखा के रूप में चित्र बनाना है। जो भी आंकड़े दिए हुए हैं वो रेखित हैं और रेखित के रूप में उसको अपने को चित्र बनाना है। जैसे टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए, टेम्परेचर का एनालिसिस करने के लिए बरसात का, पॉपुलेशन की ग्रोथ, जन्म दर, मृत्यु दर, इनके लिए तैयार किए जाते हैं। ये सिंपल सा क्या होगा, ये लिया अपन ने, यहां मान लो वर्ष लिख दिया, 11, 21, 31, 41, 51, 61। क्या है, जनसंख्या देखिए, मान लो जनसंख्या 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़। ठीक है, यहाँ पर ये मान लो ये है 10, 12 करोड़ है, 15 करोड़ है। यहाँ पर हुई ये इस वर्ष हुई, बढ़ रही है धीरे धीरे। किसी समय मान लो मृत्यु दर हो गई, जनसंख्या नहीं बढ़ी ज़्यादा, थोड़ी कम हो गई मान लो इस समय। ये ऐसे लाइन के रूप में व्यक्त करते हैं, वो है आपके लीनियर रेखीय डायग्राम। सीधा सीधा लाइन के रूप में व्यक्त करेंगे, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये सरल रेखीय भी बोल सकते हैं इनको। इसका और प्रकार बताएं, सरल रेखीय। 2 नंबर पर हो सकता है बहुरेखीय। अब मैं ये वाली चीजें है ना ज़्यादा नहीं लिखूंगा, सीधा सीधा डायग्राम बताऊंगा, आप ये चीज़ें नोट कर लेना। बहुरेखीय का मतलब जैसे मान लो 1991, 2001, इसमें तो बता देता हूँ चलो। 11 में जनसंख्या देखी जाए 50 है, 75 है, मान लो 100 करोड़ है। ठीक है, 1991 के अंदर हो गई। अब यहाँ पर पुरुष, महिला, एक्स, वो जो मतलब थर्ड जेंडर, ये मान लो पुरुषों की जनसंख्या, ये महिलाओं की, और ये थर्ड जेंडर की। ऐसे ही 2000 के अंदर ये मान लो पुरुषों की जनसंख्या, ये महिलाओं की मान लो बड़ी है, ये जेंडर बड़े हैं। इसी प्रकार से ये दोनों बराबर सी रही हैं, ये वाले, ये वाले। ऐसे 2-2, 3-3, 4-4 चीज़ों को लेकर बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं बहुरेखीय, पर हैं दोनों रेखा के रूप में। ठीक है, सरल रेखीय और बहुरेखीय। अब अपने दे तो रखा है क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, परंतु साथ में नाम ये भी दे रखा है लीनियर। ठीक है, लाइन डायग्राम जिसको देते हैं। लाइन डायग्राम यही है और कोई नहीं है, लाइन। तो ये पढ़ना ही पड़ेगा अपने को। 2 नंबर पर दे रखा है दंड आरेख, जिसको बोल सकते हैं बार डायग्राम। दंड आरेख, ये रेखीय समझ में आया आपके। 2 नंबर पर है बार डायग्राम या दंड आरेख। दंड आरेख में क्या होता है, रेखीय में तो सीधी सीधी लाइन होती है, और दंड के अंदर क्या होते हैं, डब्बे होते हैं। अब इस दंड के कई प्रकार हैं, जैसे मान लो सरल है, और भी कई हैं, पर कुछ लिखा रहा हूं आपको। बहुदंडीय है, 3 नंबर पर है रेखीय दंडीय, साथ में है। 4 नंबर पर है परसेंटेज बार डायग्राम है। 5 नंबर पर है लाभ हानि, ऐसे करके दंड। पहला देखो, वही इधर कोई साल, इधर कोई आंकड़े, इसके फॉर्म में बता रहे हैं। अभी तो रेखा के फॉर्म में बता रहे थे ना, अब इसके फॉर्म में यहां लिख लेना आप, जो पहले रेखी में लिखा है वो। ये वाले, ये डायग्राम कैसे हैं, ये आपके सरल दंड डायग्राम है, बार डायग्राम है। दूसरा, एक ही वर्ष के एक से ज्यादा, अभी बनाए थे ना ये वाले, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब। ठीक है, बरसात, वर्षा का देखना है, वर्ष 1991 में और 2001 में। ये आंकड़े हैं 500 mm, 750 mm, 450 mm, ये वाले। ठीक है, ऐसे आंकड़े बनते हैं, वो क्या है, बहुदंडीय।
तीसरे नंबर पर इन्हीं बहुदंडीय के अंदर ही रेखीय भी साथ में हो जाएं, ऐसे करके, ऐसे, ये क्या हो गए, रेखीय और दंडीय। परसेंटेज की बात आती है, प्रतिशत की बात आती है, ये डायग्राम बनाया, ये किसी तालाब के अंदर मछलियों का देखा, ठीक है, किसी तालाब के अंदर मछलियों की संख्या देखी गई, ये वाले, पता चला 50% ये हैं, 12% ये हैं, 13% ये हैं और 12% ये, जो भी है मान लो, ये प्रतिशत के रूप में निकल गई। 96-97 के अंदर मछलियों की संख्या, ये 50 टन है, 100 टन है, 150 टन है, 200 टन है। बना लेना इनको फेयर में, अच्छे से बना लेना डायग्राम आप। ये वाले क्या हो गए, प्रतिशत के रूप में। इसी प्रकार से लाभ हानि के रूप में, इतना % लाभ हुआ किसी चीज़ पे, इतना % हानि हुई, उसके आधार पर बन सकते हैं। मतलब इतना याद रखना कि रेखीय के अंदर सरल रेखा काम करेगी, जबकि इसके अंदर डब्बे से बनेंगे, डब्बे लंबे होंगे, इनको वर्गाकार मत बनाना या आयताकार मत बनाना, एक तरीके से एक लाइन सा बनेगा पर वो डब्बे की फॉर्म में होगा। इस प्रकार के डायग्राम बन सकते हैं। दो बातें आ गई, वन डायमेंशनल के अंदर, एक दिशीय के अंदर, एक ही दिशा है इनकी, ठीक है, केवल ऊंचाई से मतलब अपने को। 2 डायमेंशनल के अंदर सबसे पहले लेते हैं आयताकार, रेक्टेंगुलर, वही सेम दंडीय जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है, पर यहां स्थिति क्या है, आयत के आकार का है बस, ये वाला। इसमें परसेंटेज वाले में इसमें कोई अंतर नहीं है, ये वाली चीजें हैं। जैसे मान लो जन्म दर, नेटेलिटी बढ़ी है 17,680 करोड़ और 24,980 करोड़, किसकी, रेशम के कीट की, किसकी, लाल भृंग की, किसकी, मछली की, किसकी, मान लो बीटल की। ये संख्या आ जाएगी इधर, कितने टन बढ़ गई, आयताकार बन गया ये। 2 नंबर पर है वर्गाकार, जिसको स्क्वायर बोलते हैं, कोई अंतर नहीं है, आंकड़े आपने वर्ग के फॉर्म में बनाए, वर्ग सा बनाना, आयत सा ना लगे, ये ठीक है। अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था, जापान, अमेरिका, ताइवान, जो भी है, क्या परसेंटेज, क्या जीडीपी, क्या जो भी है, उसके आधार पर ये बन सकता है वर्गाकार। 3 नंबर पर आता है इसमें, अब 2 डायमेंशनल अलग से नहीं दे रखा, परंतु क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इसका, तो वर्ताकार का, तो जिसको पाई डायग्राम भी बोलते हैं, पाई डायग्राम या व्हील डायग्राम या सर्कल डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। तीन 360 डिग्री पर बनेगा ये। शुरुआत में अपने बचपन में या 10वीं क्लास में आपने सवाल हल किए होंगे कि एक परिवार है, उसकी मासिक इनकम 2,000 रुपये, उसने 500 रुपये खाने पे खर्च कर दिए, 100 रुपये मोबाइल में खर्च हो गए, 200 रुपये बच्चों की फीस लग गई, ठीक है, ये वाली चीज़ें आ गई। 500, 700, 800 और 100 रुपये घर का कोई मेंटेनेंस में खर्च हो गए और 100 रुपये को दवाई पानियों में खर्च हो गए। ऐसे करके 500, 700, 800, 900, 1000, 1100 और बाकी रुपए मान लो उसने बचत कर लिए। अब इसका क्या बनना है, इसका व्हील बनाना है। तो टोटल क्या है, 2500 संख्या आ गई एक तो, ठीक है, बट्टा कितना है 2000 इंटू क्या है
360 डिग्री पर चलेगा ये 360 डिग्री पर। तो यहाँ पर 5 को भाग दिया, 4 आए, 4 को यहाँ, मतलब 90% तो किस पे खर्च हो रहा है, खाने पे खर्च हो रहा है। तो यहाँ से देखा जाए तो पूरा 360 आई है, इसका 90 कर दो, मतलब इतना तो किस पे हो गया, खाने पर। फिर 100 रुपये मोबाइल का मान लो, तो इतना सा 100 का आएगा, ये भाग देगा, निकालने के तो आ जाएगा। फिर 200 रुपये बच्चों का ये वाले लग गए, 100 रुपये फिर आपके ऐसे कुछ मेडिकल पे इस पर लग गए, है ना, ये 100 रुपये इधर ये वाले लग गए, ये 900 रुपये बच गए। ऐसे करके जो व्हील बनेगा उसको बोलते हैं पाई डायग्राम। ये 2 डायमेंशनल में आपको 3 याद रखने हैं, आयताकार, वर्गाकार और वृत्ताकार। आयताकार, वर्गाकार और वृत्ताकार 3 प्रकार के याद रखने हैं आपको 2 डायमेंशनल में। रेखीय और दंडाकार याद रखने हैं आपको क्या, किसमें, रेखीय और दंडाकार रखने हैं आपको 1 डायमेंशनल में। और तीसरे नंबर पे आता है 3D, 3 डायमेंशनल, त्रिदिशीय चित्र, चित्रात्मक प्रदर्शन करते हैं, वो आता है। इसमें क्या काम में लेते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों का यूज। पीछे देखो मैंने क्या बताया था, मेरे याद नहीं आ रहा, पर देखना, केवल लंबाई के आधार पर बनाया था अपन ने 1 डायमेंशनल। अगर मैंने पीछे गलत बता दिया देख लेना। लंबाई के आधार पर बनाया था 1 डायमेंशनल, लंबाई चौड़ाई के आधार पर 2 डायमेंशनल। लंबाई चौड़ाई दोनों को ध्यान में रखा जाए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रखी जाए ध्यान में, तो क्या है, 3 डायमेंशनल है। ठीक है, ये वाली बात आ गई। जैसे सॉलिड रेक्टेंगल है, सॉलिड क्यूब, ये आ सकते हैं। जैसे ये कोई रेक्टेंगल है, ऐसे चित्र से कोई समझाया जाए, मान लो कार्टून होता है ना, जो कोई डब्बा होता है, अगर ओवर इस प्रकार का है, रेक्टेंगल आयताकार है, क्यूब टाइप का है कोई, ऐसे सॉलिड, ये वाला, तो ये हो गए ये वाला। और ये किसका मतलब है कि अपन इस प्रकार से बता रहे हैं 3 डायमेंशनल। 3 हो गए डायमेंशनल। एक चौथा और याद रखना, जिसको बोलते हैं पिक्टोग्राम। मतलब किसी डाटा को चित्र के द्वारा समझाते हैं, मतलब इस में पेज पर चित्र बना देते हैं। ये पुरुष का चित्र बना दिया, महिला का चित्र बना दिया, जो भी बनाया यहाँ पे, और चित्र के द्वारा समझा रहे हैं, उसको बोलते हैं, चित्रात्मक जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो है पिक्टोग्राम। तो 3 याद रखना, 1 2 3। पिक्टो में चित्र से बनाते हैं, 3 में आते हैं सॉलिड रेक्टेंगल और सॉलिड क्यूब, 2 में आते हैं आपके क्या, आयताकार, वर्गाकार और वृत्ताकार, और एक में आते हैं आपके रेखीय और दंड डायग्राम आते हैं। किस प्रकार से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये अपन ने देख लिया। 2 नंबर पर लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये तो क्या था, डायग्रामेटिकली, ग्राफ के रूप में डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 1 नंबर पर आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और बार में कोई थोड़ा ही फर्क है क्या, देखो इस प्रकार से अगर डाटा बनाए जाएं, जन्म दर 0 10 20 30 40 50 60 70 जो भी है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति क्या है जन्म दर की। ठीक है, ये वालों क्या अंतर नजर आया, ये डायग्राम हिस्टोग्राम कहलाता है। ठीक है, इसमें और उसमें क्या अंतर है, दंड वाले में कि उसमें स्पेस था, इसमें एक सीधे हुए सटे हुए रहेंगे और उसको बोलेंगे हिस्टोग्राम। आपको अगर एक बात याद आ रही है तो हिस्टोग्राम पहली बात तो कंटिन्यूअस सीरीज में यूज करते हैं, लगातार सीरीज में यूज होते हैं। 2 नंबर मोड ज्ञात करने में, मोड ज्ञात करने में काम में आते हैं। ये 2 नंबर बात हो गई।
और 3 नंबर 2 डायमेंशन जैसे होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, आयताकार होते हैं, 2 डायमेंशन जैसी इसकी स्थिति होती है, पर सभी आयत सटकर लगे होते हैं, एक दूसरे के पास लगे होते हैं, उसको बोलते हैं क्या? हिस्टोग्राम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट। आई बात। 2 नंबर पर होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बारंबारता बहुभुज और फ्रीक्वेंसी कर्व। आपको दोबारा डायग्राम बनाना है, और दोबारा डायग्राम बना के क्या करना है कि इन हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को जोड़ देना है। अगर हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को जोड़ दिया तो जो डायग्राम बना है उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इस प्रकार से ये वाली चीजें ऐसे जोड़ दी, मिला देनी है बस, फ्रीक्वेंसी चलना है ना, चाहे आगे से लाइन बाहर निकले चाहे अंदर निकले, ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या लिख दोगे यहां पर? हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को जोड़ने से बनता है, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को जोड़ने से बनता है। ठीक है। 3 नंबर पर आती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर इस हिस्टोग्राम को हटा दिया, केवल ये मिड पॉइंट को जोड़े हुए को रखा, उसको बोला गया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब डायग्राम कैसा बन जाएगा? इस प्रकार से बन जाएगा कुछ ऐसे, इसके हिसाब से बनेगा ना, ऐसे लंबा चौड़ा जो भी बनेगा इसके हिसाब से मान लो हटा दो, ये हटा दे, क्या बन गया? बन गया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। 3 प्रकार की चीजें होंगी। 4 नंबर पर आएगा एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या बोल सकते हैं ओगिव कर्व। ओगिव कर्व आपको याद है मैंने कहां बताया था? ये मीडियन ज्ञात करने में। ऊपरी सीमा OX एक्सिस पर, निचली सीमा OY एक्सिस पर। इस प्रकार से बनाते हैं कुछ 5, 10, 15, 20 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, 10, 15, 20 जो भी है। इस प्रकार से अगर डायग्राम बनाना ऐसे ऐसे, तो ये है आपके बढ़ते हुए क्रम में, ये है घटते हुए क्रम में। इस प्रकार से दोनों का मिक्स भी बन सकता है, दोनों का मिक्स बने तो ये ऐसे डायग्राम बनता है, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या ओगिव कर्व। ठीक है। ऊपरी सीमा OX एक्सिस पर, ठीक है, और निचली सीमा OY एक्सिस पर लिया जाता है, और ऐसे ग्राफ बनाते हैं, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जो कि मीडियन ज्ञात करने में अक्सर काम में लिया जाता है। एक और याद रख लो ग्राफिकल में, एक होता है डॉट या स्केटर डायग्राम। इस प्रकार से डायग्राम बने, ऐसे बने, उसको बोलते हैं डॉट या स्केटर डायग्राम। 2 बातें हो गई क्या? डायग्रामेटिकली और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। 2 के बाद में 3 नंबर पर आता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट पेपर के लिए नहीं पढ़ना इसको, सेकंड पेपर वाले देख लो। केवल डाटा को रो या कॉलम में अरेंज करने की प्रक्रिया। 2 प्रकार है इसके, सिंपल वन वे टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल। ठीक है। सिंपल वाले में देखो सीधा सा डाटा बनाया, टेबल बनाई मैंने, क्या लिखा? लेंथ ऑफ लोकस्ट, TD की लंबाई,
ठीक है। यहाँ क्या लिख दिए, नंबर ऑफ लोकस्ट नर और मादा। मान लो लंबाई थी 15 सेंटीमीटर, 20 नर थे 20 मादा थे। सिंपल टेबल बना दी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स और कर देते इसको, इसी टेबल को कर देते मान लो, तो यहाँ एक डाटा और बना देते कि इनमें संक्रमित कितने हैं, असंक्रमित कितने हैं, संक्रमित कितने हैं, असंक्रमित कितने हैं, ये वाले डाटा बन जाते। तो मान लो 2 3 5 7 इस प्रकार से 2 भी आंकड़े आ जाते हैं। जितना जटिल होती जाएगी उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टेबल, और जितना कोई सरल होगी, भाई क्लास के अंदर बच्चों के 20 बच्चे थे, उनके ये टेबल बना दी, और ये विज्ञान में और ये संस्कृत में नंबर आए 5 3 7 6 7 8 9 10 12 2 4 ऐसे नंबर आए मान लो उनको। फिर कितने बच्चे फेल हुए, कितने परसेंटेज नंबर आए, कितने किसके ज़्यादा किस में आए, ऐसे करके सारा डिटेल से जाए ना, उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टेबल। तो 3 प्रकार के ये डाटाओं का, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है। एक है टेबल की फॉर्म में, एक है ग्राफ की फॉर्म में, एक है डायग्राम की फॉर्म में। डायग्राम में आपको रेखीय याद रखना है, दंड डायग्राम याद रखना है, या आगे 1 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल में, द्विविमीय में याद रखना है आपको आयताकार है, वर्गाकार है और आपके वृत्ताकार है, और ऐसे 3 डायमेंशनल वाला याद रखना है। और आपको ग्राफिकल के अंदर आपके मेन रखना है आपको हिस्टोग्राम, और याद रखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक स्कैटर होता है, फिर आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। ऐसे करके कुछ सिंपल सा टॉपिक है। धन्यवाद।